Good morning, everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, MLB Government College, Bhilwara. We have studied about composition of board of directors and position of directors in last lecture, and now we are trying to understand methods of appointment of directors. संचालकों की नियुक्ति की विधियों के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। संचालक कई विधियों से नियुक्त किए जा सकते हैं। उनमें से फर्स्ट है प्रथम संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियमों में उसके प्रथम संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हो सकते हैं अथवा प्रथम संचालकों के नाम दिए हुए हो सकते हैं। ऐसी दशा में कंपनी के प्रथम संचालक उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त किए जाते हैं अथवा वे ही व्यक्ति प्रथम संचालक बनते हैं जिनका नाम अंतर्नियमों में लिखा होता है। यदि अंतर्नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अथवा प्रथम संचालकों के नाम नहीं दिए हुए हैं तो सीमा नियम के सभी अभिदाता या हस्ताक्षरकर्ता जो एकाकी व्यक्ति इंडिविजुअल्स हैं वे कंपनी के प्रथम संचालक माने जाते हैं। प्रथम संचालक तब तक संचालकों के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का एकाकी सदस्य ही कंपनी का प्रथम संचालक माना जाता है जब तक कि कंपनी के सदस्य द्वारा विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों में प्रथम संचालकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और भी आसान एवं व्यावहारिक हो गई है। वर्तमान में प्रत्येक नई पंजीकृत होने वाली कंपनी को पंजीयन या समावेलन के समय रजिस्ट्रार के पास उन लोगों के नामों की सूची प्रस्तुत करनी होती है जिन्होंने कंपनी के प्रथम संचालक बनने हेतु अपनी लिखित सहमति प्रदान की है। ऐसी दशा में इस सूची में उल्लिखित व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक होते हैं। अब सेकंड है कंपनी सदस्यों द्वारा नियुक्ति। कंपनी ऑब्लिक, यहाँ पर मैं जो सेकंड पॉइंट है यहाँ हम इसको अथवा करते हैं, कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्ति। कंपनी के सदस्य समय समय पर संचालकों को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। सदस्यों द्वारा कंपनी के संचालक नियुक्त करने संबंधी कुछ प्रावधान है। वो है प्रथम साधारण सभा में किस प्रकार नियुक्ति की जाती है, क्या प्रावधान है। प्रत्येक कंपनी के सदस्य कंपनी के समावेलन के उपरांत अपनी प्रथम साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा होना आवश्यक नहीं है, प्रथम साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति करने का हक रखते हैं। इस सभा में नियुक्त संचालक कंपनी के प्रथम संचालकों का स्थान लेते हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही कंपनी के प्रथम संचालकों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा सभा में नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। जो बारी से सेवानिवृत्त होने वाले कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक अनिवार्य रूप से कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में निवृत्त होंगे। यही क्रम पश्चातवर्ती सभी साधारण सभाओं में चलेगा और कम से कम 1/3 संचालक प्रत्येक वार्षिक 1/3 संचालक कौन से, बारी से निवृत्त होने वालों में से, जो उन बारी से जो रिटायर होने वाले होते हैं उनमें से प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में निवृत्त होते जाएंगे। कितने, 1/3 संचालक। यदि निवृत्त होने योग्य संचालकों की संख्या 3 नहीं हो अथवा 3 के गुणक में नहीं है तो 1/3 संख्या के निकटतम संख्या में संचालक बारी से निवृत्त होंगे। बारी से सेवानिवृत्त की शर्त पर नियुक्ति कैसे होती है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी की प्रथम साधारण सभा में नियुक्त संचालक बारी से सेवानिवृत्त होने संबंधी प्रावधानों या शर्त के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। यदि अमन लिमिटेड में 6 अथवा 7 संचालक
बारी से सेवानिवृत्त होने योग्य हैं तो कम से कम 2 संचालक प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के समय बारी से निवृत्त होंगे, क्योंकि वह संख्या 1/3 संख्या के निकटतम है। इसके अतिरिक्त निश्चित अवधि के लिए नियुक्त संचालक भी अपना कार्यकाल समाप्त होने पर निवृत्त होंगे। कंपनी के सदस्य संचालकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निवृत्त या रिटायर हुए संचालकों को अथवा नए व्यक्तियों को संचालक के रूप में उसी वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त कर सकेंगे। अब थर्ड आता है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। ये तो हमने अध्ययन किया प्रथम संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद में कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्ति कैसे होती है, और अब हम लेते हैं संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति कैसे होती है। संचालक मंडल द्वारा कई प्रकार से नियुक्ति की जाती है। वो फर्स्ट है अतिरिक्त संचालक। ऐसे संचालकों की नियुक्ति तब की जाती है जबकि कंपनी में विद्यमान संचालकों के अतिरिक्त भी कुछ और संचालकों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। वैकल्पिक संचालक, कभी कभी कोई संचालक 3 माह या अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर चला जाता है। ऐसे में संचालक मंडल उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर देता है। ऐसा संचालक वैकल्पिक संचालक कहलाता है। आकस्मिक रिक्त पर नियुक्ति आकस्मिक संचालक, कभी कभी किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा नियुक्त संचालक का पद उसके कार्यकाल के सामान्य रूप से पूर्ण होने से पूर्व ही, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, या तो मृत्यु हो जाए या अयोग्यता या और कोई कारण से रिक्त हो जाता है, तो संचालक मंडल उस आकस्मिक रिक्तता को भरने हेतु संचालक नियुक्त कर सकता है। नामांकित संचालक, जब कोई संस्था यानी कि वित्तीय संस्था या अंशधारी सरकार किसी कानून अथवा ठहराव के अधीन किसी व्यक्ति को कंपनी में संचालक पद के लिए नामांकित करती है, तो संचालक मंडल उसे संचालक के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब फोर्थ जो बात आती है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर नियुक्ति। देखिए, फर्स्ट हमने लिया प्रथम संचालकों की नियुक्ति, फिर हमने पढ़ा कंपनी के सदस्यों द्वारा नियुक्ति, फिर संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति, और अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति। साधारणतः संचालकों की नियुक्ति कंपनी की सभा में साधारण संकल्प पारित करके की जाती है, किंतु इस विधि से नियुक्त करने से अल्पमत वाले अंशधारियों दैट मीन्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे अल्पमत वाले अंशधारियों को संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर संचालकों की नियुक्ति दैट मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। कंपनी अधिनियम में इस सिद्धांत के आधार पर संचालकों की नियुक्ति की एक विधि के रूप में सम्मिलित किया गया है। कंपनी अधिनियम में व्यवस्था है कि कंपनी के अंतर्नियम कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालकों की नियुक्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुरूप करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। इस विकल्प के अपनाने पर 3 वर्षों में एक बार संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। संचालक मंडल के पदों में आकस्मिक रिक्तता उत्पन्न होने पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन पदों को भरा जा सकता है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार संचालकों की नियुक्ति करने हेतु मतदान की 2 विधियों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है, और वो कौन कौन सी 2 विधियां हैं? एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल अंतरणीय मतदान प्रणाली, और संचयी मतदान प्रणाली मीन्स क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। इन दोनों में से एक विधि को अपनाया जा सकता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
कैसे होता है एकल अंतरणीय मतदान प्रणाली में मतदाता अपनी प्राथमिकता अथवा पसंदीदा क्रम में सभी प्रत्याशियों को क्रम निर्धारित करके मत देता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता को मतपत्र दिया जाता है और उसे प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के समक्ष अपना प्राथमिकता अथवा पसंद का या वरीयता क्रम लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3 और नाम लिख दिए जाते हैं। मतगणना करने से पूर्व प्रत्याशियों की जीत के लिए एक निश्चित मत संख्या जिसे कोटा कहते हैं, निर्धारित की जाती है। इस कोटा को निर्धारित करने का जो सूत्र है वो किस प्रकार है। टोटल जो मतदान होते हैं, वोटिंग होती है, वो डिवाइड बाय पदों की संख्या +1 एंड +1। इसको मैं फॉर्मूला लिख के बताऊं आपको, जो है टोटल जो वोटिंग है वो, उसके बाद में जो पदों की संख्या होती है मीन्स नंबर +1 और +1 ये कोटा निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, कोटा इक्वल टू कुल मतदान, ये हो गया कुल मतदान, अपॉन पदों की संख्या +1 और ब्रैकेट +1। मान लीजिए कि कुल मतदान हुआ है 1500 सदस्यों का, यहाँ लेते हैं हम 1500 सदस्यों का मतदान हुआ है और 5 संचालकों का निर्वाचन होता है एवं 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 1 और फिर +1, तो ये टोटल जो है 251 वोट, ये कोटा निर्धारित हो गया। तो जिस प्रकार जिन प्रत्याशियों को 251 या अधिक मत प्राप्त होंगे वे विजयी होंगे और शेष जो बाकी जो बचेंगे वो अविजेता होंगे। 251 विजयी रहेंगे। ठीक है, 251 मत प्राप्त होता है तो वो विजयी माने जाएंगे। सॉरी। अब दूसरी विधि जो है संचयी मतदान प्रणाली या क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत एक अंशधारी को एक अंश पर उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है। उदाहरण के लिए एक कंपनी में 4 संचालकों का चुनाव किया जा रहा है तथा इस अंशधारी के पास 100 अंश हैं, तो वह एक व्यक्ति के पक्ष में ही 100 × 4 400 मत देने का अधिकार रखता है। ऐसा करने से अल्पमत वाले अंशधारी कम से कम अपना एक संचालक नियुक्त करवाने में अवश्य सफल हो जाते हैं। तो ये आनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति की विधियां हमने पढ़ी। पहली कौन सी? एकल अंतरणीय मतदान प्रणाली और दूसरी संचयी मतदान प्रणाली। अब पांचवा जो नियुक्ति का विधि है वो आती है अधिकरण के आदेश से नियुक्ति। किसी कंपनी के विरुद्ध अन्याय या कुप्रबंध के मामले की सुनवाई एवं निर्णय के दौरान अधिकरण कुछ आदेश दे सकता है। उसमें से फर्स्ट है, यह आदेश द्वारा वह रीति या प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है जिसके अनुरूप कंपनी के विद्यमान प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक को हटाकर नए प्रबंध संचालक या प्रबंध की नियुक्ति की जाएगी। और दूसरा आदेश दे सकता है, वह जितने उचित समझे उतनी ही संख्या में व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त करने का आदेश दे सकता है तथा उन्हें निर्देशित मामलों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है। कौन? अधिकरण मीन्स ट्रिब्यूनल। अधिकरण के ऐसे आदेश के पश्चात कंपनी को निर्धारित संख्या में निर्धारित की गई रीति से संचालक नियुक्त करने पड़ते हैं। अब लास्ट जो है वो है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। कभी कभी किसी कंपनी के सभी संचालक अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं अथवा सभी संचालकों में अयोग्यता उत्पन्न हो जाने के कारण
उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कंपनी का कोई प्रवर्तक प्रमोटर नहीं है तो केंद्रीय सरकार को आवश्यक संख्या में संचालक नियुक्त करने पड़ते हैं। ऐसे संचालकों का कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में संचालकों की विधिवत नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो संचालकों की नियुक्ति की विधियों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।